वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी में डीजी में। और इसमें बाल महाभारत कथा की इस श्रृंखला में आज हम करेंगे पार्ट 10 लाख का घर। बच्चों, आपको मालूम है महाभारत में ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसके आधार पर कौरव और पांडवों के संबंधों का पता चलता है। तो देखते हैं लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे, यानी टिक कर नहीं रहते थे। हमेशा अपने बच्चों का ही साथ देते थे, हमेशा दुर्योधन का ही साथ दिया उन्होंने। और इस तरीके से जो मामा शकुनी और कर्ण, इन दोनों की सलाह से जो भी उन्होंने आगे अब घटना के लिए सोचा था, जो उपाय सोचा था, वो अब हम देखते हैं आगे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, गलत चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया, हमेशा उसका साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने की योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने की क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। तो प्रजा उनके साथ थी और पूरे मन से वो चाहते थे कि पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता जो युधिष्ठिर हैं, वो ही जो है अब सिंहासन पर बैठे। ज्यों-ज्यों पांडवों की ये लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। वह कौन? दुर्योधन। उसको लगता था कि नहीं, पांडवों की इतनी जो है वो अच्छाई क्यों दिख रहे हैं ये लोग, क्यों इतनी इनकी संसार में लोकप्रियता बढ़ रही है। तो एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए, यानी क्योंकि आप देख नहीं सकते थे, अंधे थे, इसलिए जो है आपको राज्य नहीं मिला। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यानी अब अगर युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो फिर दुर्योधन का तो बनना बहुत मुश्किल है। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। ऐसा लगता था जैसे अंदर ही अंदर वो भी यही चाहते थे। तो उन्होंने हमेशा जो है अपने बेटे का सहयोग किया। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है। अब वो गुण बता रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर में ऐसा कोई अवगुण था ही नहीं कि उसे राजा ना बनाया जाए। जो धर्म के अनुसार चल रहा है, सबका समान जो है स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, यानी पांडु की तरह ही वो भी बहुत गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए।
तो ये वारणावत जो है वो एक जगह है जहां पर मेला लगता था और उस मेले को देखने के बहाने वो पांडवों को वहां से बाहर, महल के बाहर भेजना चाहता था। आगे कहता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यानी उसने बड़ी एक मामूली सी बात रखी कि पिताजी आप जो है बस किसी तरह से पांडवों को जो है वो भेज दीजिए। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। शकुनी कौन? दुर्योधन का मामा। ठीक है, तो उनका जो है वो मंत्री कर्णिक, वो भी गया समझाने के लिए। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की, यानी अपने दलील को रखा। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा, यानी बाद में आप पछताएंगे। ये तो देवपुत्र हैं, बहुत शक्ति वाले हैं, तो इसलिए पहले से ही सोच लो, अपने पुत्र के बारे में पहले सोचो। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र उसके दिमाग में चल रहा था दुर्योधन के, और कि किस तरीके से इनको पहले बहाने से भेजा जाए और फिर इनकी हत्या करवा दी जाए। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। तो उनके जो दुर्योधन के जो विरुद्ध में नहीं थे, उनके साथ थे, तो उन्होंने जो है खूब पांडवों को जो बताया कि भाई वारणावत तो बहुत सुंदर है, वहां पे जाना चाहिए, आपको वहां घूमना चाहिए। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। अब तो पांडव भी जाना चाहते थे कि हाँ हम वारणावत जाएंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। इधर देखो दुर्योधन की तो इच्छा पूरी हो गई, बजाय इसके कि धृतराष्ट्र खुद उनको कहते घूमने के लिए जाओ, पांडव नरे खुद ही आ गए। खुद ही युधिष्ठिर आदि उनसे जो है अनुमति मांगने के लिए आ गए कि हमें वारणावत घूमने के लिए जाना है। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा ना रही। वो तो बहुत खुश हुआ कि चलो पांडव जो है तैयार भी हो गए और जाने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा कि कैसे उनको मारा जाए, काम तमाम किया जाए। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह की और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। आपस में कुछ उनकी बैठक हुई और उन्होंने कुछ एक ऐसा उपाय निकाला कि पुरोचन ने कहा ठीक है, उसने वचन दिया कि ये काम हो जाएगा और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन
पांडवों से पहले वारणावत जा पहुंचा, यानी पुरोचन पहले पहुंचे, पांडव बाद में पहुंचे। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए। यही था वो लाख का घर। जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, मतलब जब उन्हें ऐसा लगे कि अब बस यहाँ रहने का कोई खतरा नहीं है और वो वहां पर रहने लगे, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगा सके। तो सभी लोगों को ऐसा लगेगा ये तो ऐसी घटना हो गई, इस दुर्घटना में पांडव जो है जलकर भस्म हो गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से लाख का घर, इसमें दुर्योधन ने ये षड्यंत्र किया था और आगे चलकर फिर पांडवों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।